अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करें केमिस्ट्री क्लास 9th का एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन की ये सीरीज़ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ यूनिट 3। तो इसमें हम पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड किस तरह से पहले इनिशिएटिव लिया गया, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल कब डिस्कवर हुआ, यानी उसको अरेंज कैसे किया एलिमेंट्स को, और किस वजह से किया, किस बेसिस पे किया, और हर टाइम टू टाइम जो पीरियोडिक टेबल आते रहे उनमें क्या क्या डिफरेंस था, किस बेस पे यानी नए नए बनते रहे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो इसमें है, पहले आपको बताया गया है कि आप जानते हैं यानी डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह से हुई। सबसे पहले 1800 में, यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन होता है कि 1800 में हमारे पास सिर्फ 34 एलिमेंट्स थे। अब ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी गई है, मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ, आप साथ साथ नोट डाउन करें ताकि आपके लिए ये ईजी हो जाए। तो 1800 में सबसे पहले हमारे पास ओनली 34 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर्ड थे, यानी हमें पता थे। उसके बाद 1870 में ये नंबर जो है डिस्कवर होते होते डबल हो गया, और फिर उसके बाद 1974 तक ये जो नंबर था वो 105 में चेंज हो गया, यानी 105 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब अगर हम देखें हमारे पास अभी 2025 तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हमारे पास नोन है, यानी हमें उनके बारे में पता है। इन 118 में 92 जो है वो नेचुरली प्रेजेंट हैं, बाकी जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं। ये तो हुआ यहाँ तक का कंसेप्ट, यानी शुरू में कैसे एलिमेंट्स आए और कितना हमें इनके बारे में पता था। अब इन एलिमेंट्स का क्योंकि नंबर शुरू में बिल्कुल लिमिटेड था, 34 थे, तो केमिस्ट्स के लिए यानी जो केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत इजी था इसको स्टडी आउट करना, इनमें डिफ्रेंशिएट करना, इनको इंडिविजुअली क्लासीफाई करना, इनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना। लेकिन जैसे टाइम के साथ साथ ये नंबर इंक्रीज होता गया तो हर एलिमेंट को, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को और उनको एक एक करके पढ़ना आसान नहीं था तमाम केमिस्ट्स के लिए। तो इसके लिए क्या किया, जैसे हमेशा हम एनिमल्स का भी करते हैं कि जब वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गए तो हमने उनको सिस्टमेटिक वे में उनको ले आए, उनको अरेंज कर लिया। सेम केमिस्ट्री में भी जब टाइम के साथ एलिमेंट ज़्यादा डिस्कवर होते गए तो केमिस्ट्स ने सोचा कि इनको अब हम क्लासीफाई करते हैं एक सिस्टम में। उस वक्त 1787 में एक साइंटिस्ट जिसमें लेवॉन्सर, उसके बाद 1864 में न्यूलैंड और दूसरे कई साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया, यानी अपने अपने तरीके से एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली क्लासीफाई करने के लिए। तो उन्होंने जब इसको क्लासीफाई किया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक और साइंटिस्ट की बात हो रही है जो कि रशियन थे। अब इनका सबका सेपरेट जो वर्क है, किस तरह से क्लासीफाई किया, किस बेस पे किया, वो अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट बताया गया है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने यानी वर्क किया इनिशियली इस पे। तो रशियन एक केमिस्ट थे मेंडलीव, जिसका आपने कई बार नाम पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में इनका बहुत रोल है। 1869 में उन्होंने सबसे पहले इनको एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है यानी पीरियोडिक टेबल है वो हमें किसने दिया, मेंडलीव ने दिया, और उसकी क्लासिफिकेशन क्या थी, एटॉमिक मासेस की बेस पर। यहाँ से ये जो पॉइंट्स हैं, अब आपको ये नॉर्मल पॉइंट्स लग रहे होंगे लेकिन ये एमसीक्यूज आ चुके हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो एक तरह से पीरियोडिक टेबल है वो किसने दिया, तो मेंडलीव ने दिया। दूसरा पॉइंट ये है इम्पॉर्टेंट कि यानी हमारे पास जो एटॉमिक मासेस है, यानी पहला जो पीरियोडिक टेबल था वो किसकी बेस पर यानी हमारे पास आया था, तो वो था एटॉमिक मासेस की बेस पे। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर टिडबिट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं को फर्दर एलेबोरेट किया गया है इन्होंने कि किस तरह से एक एक करके सब साइंटिस्ट ने काम किया था। तो 1800 से हमने ये बात शुरू की थी, तो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल 1800 में आया था हमारे पास डेवलप होकर। बहुत सारे साइंटिस्ट ने एजेस के साथ, डिफरेंट टाइम के साथ एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की अपने अपने तरीके से। सबसे पहले एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया दो टाइप्स में, यानी किसकी बेस पर, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। फिर 1817 में डोब्रिनियर एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफाई किया केमिकली जो सिमिलर एटम हैं उनको थ्री यानी ग्रुप्स में, किस चीज़ की बेस पे, एटॉमिक मासेस की बेस पे, सेम मेंडलीव की तरह।
उसके बाद ये ग्रुप जो है उनको ट्राइएड में कन्वर्ट किया, यानी ट्राइएड कहते हैं एटॉमिक वेट जो है मिडल एलिमेंट का, यानी उसको अरिथमेटिक मीन की तरह लेके यहाँ पर जो नीचे आपको बताया भी गया है, जैसे लिथियम है फॉर एग्जांपल, लिथियम 7, सोडियम 23, पोटाशियम 39, तो इनको क्या किया गया, 7 और 39 को लिया गया, यानी साइड्स वालों को डिवाइडेड बाय 2 करके 23 आया, तो वो सोडियम का आया। इस तरह से इन्होंने बताया कि कैसे एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे। ये रफली था इनके बारे में जो स्टार्ट में जिन साइंटिस्ट ने काम किया था। उसके बाद तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से क्लासिफाई करना पॉसिबल नहीं था, यानी कुछ में मिस्टेक्स आ रही थी, क्योंकि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाय चांस वाला तरीका था, कोई प्रॉपर अथेंटिक वे नहीं था। तो फिर 1864 में एक और तरीका यानी अपनाया गया एलिमेंट्स को। एक इंग्लिश जो केमिस्ट थे न्यूलैंड, जे न्यूलैंड, उन्होंने क्लासिफाई किया और इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस की बेस पर, यानी जिसके एटॉमिक मास सबसे कम है पहले उसको रखा, उसके बाद जो इंक्रीज होते गए यानी असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करते गए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। एलिमेंट्स को इन्होंने 7 ग्रुप्स में यानी वो किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर उनको पता चला कि 8th जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम है पहले वाले यानी सीरीज़ के पहले एलिमेंट से। इस ग्रुप्स को उन्होंने ऑक्टेव्स यानी ऑक्टा कहते हैं 8 को, इस ये नाम दिया कि ऑक्टेट की बेस पे हमने इसको किया है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि लिथियम जो है, लिथियम 7, ये रिजेंबल करता है सोडियम और फ्लोरीन से, सोडियम से सॉरी, एंड फ्लोरीन जो है वो रिजेंबल करता है क्लोरीन से। किस चीज़ की बेस पे, यहाँ आप देख सकते हैं कि लिथियम सोडियम से कैसे रिजेंबल करता है और फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से कैसे रिजेंबल करता है, आप दोनों को कंपेयर करें। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि और इन्होंने किस तरह से किया, कह रहे हैं इस ये जो प्रोसीजर था ऑक्टेट का, ये भी तमाम जो एलिमेंट्स हैं उन पे ज़ाहिर बात है अप्लाई नहीं हो रहा था, तो ये भी फेल्ड हो गया ये वाला तरीका भी। फिर 1869 में 2 केमिस्ट्स, एक मेयर जर्मनी का और एक मेंडलीव जो कि रशिया का था, उन्होंने सेम टाइम पे लेकिन अलग अलग एक सिमिलर तरीके से एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। किस तरह से, जब वो एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस की बेस पर कर रहे थे, और कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो कुछ एलिमेंट्स के जाने के बाद फिर रिपीट होकर वो सेम हो रही थी, फिर कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के, यानी रेगुलर इंटरवल, रेगुलर फासले के बाद वो रिपीट हो रही थी उनकी प्रॉपर्टीज़। तो पहले तो लॉथर मेयर जो है उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम यानी डेंसिटी फाइंड आउट की एलिमेंट्स की, और उनको एटॉमिक मासेस से यानी उनके अगेंस्ट कंपेयर करके ये उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक जैसे एलिमेंट जो है उनकी पोजीशन ग्राफ में सेम है। ये तो इनका पॉइंट था, तरीका दोनों ने सेम किया था। मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स अरेंज किए वो टेबल की फॉर्म में किए, यानी 65 एलिमेंट्स को पीरियड और ग्रुप्स में डिवाइड किया, जो आज हमें पता है क्या है पीरियड और ग्रुप्स। इस टेबल में वेकेंट स्पेसिस यानी खाली जगह छोड़ी उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हो गए थे उनको अरेंज किया और उनके दरमियान खाली खाली जगह छोड़ी। फॉर एग्जांपल अगर 23 नंबर पे कोई है एटॉमिक वेट का, तो 24 का अगर एब्सेंट है तो उसके लिए खाली जगह छोड़ी, फिर 25 का वहाँ पर अरेंज किया, जो जो डिस्कवर थे उनको वहाँ पर अरेंज कर दिया। इस बेस पर एक टेबल उनके पास आई जो पीरियडिक टेबल थी, और ये जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी जितने डिस्कवर हो चुके थे उनमें, यानी ये तरीका कामयाब हो रहा था, कोई यहाँ पर मिस्टेक नहीं आ रही थी। तो मेंडलीव ने जो ये क्लासिफिकेशन की, इनको हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मैस की बेस पर की। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के साथ कह रहे हैं कि ये क्लियर होता गया कि एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर की बेस पर एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं। कुछ अगर हम कंपैरिजन करें उनके एटॉमिक मासेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम शॉर्टली ये इस सारे पॉइंट की बात है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ये बात पता चली जब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया था कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके नंबर जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उनकी अरेंजमेंट कैसे हुई है उस पे डिपेंड करते हैं, ना कि उनके यानी मास पे, यानी उनका जो सेंटर है वो मास नंबर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करते। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस चीज़ की बेस पर डिफरेंट होता है उनकी प्रॉपर्टीज़, उनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर और अरेंजमेंट, यानी कि से ये तो था इंट्रोडक्शन के कैसे पीरियोडिक टेबल डिफरेंट तरीके, यानी हमारे पास आज जो एक प्रॉपर फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, जिसमें एक ही जगह पे
ना सिर्फ उनके एटॉमिक वेट, एटॉमिक मासेस का हमें पता है, बल्कि उनके रिलेटेड उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, पीरियोडिसिटी की जो जितनी भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है वो सब हमें पता है। तो ये कौन से प्रोसीजर से होकर हमारे पास ये एक एग्जैक्ट और अथेंटिक फॉर्म आई, ये सारा अभी हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। ओके, आगे देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, जो आजकल हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मैसेस की बेस पर यानी क्लासीफाई है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक तो इसे मोज़ले ने दिया था हमें, जो इंग्लिश फिजिस्ट थे। ये टेबल जो है एटॉमिक नंबर की बेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ये दूसरा पॉइंट है, आपने नोट डाउन करना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ला क्या कहता है, यानी इसमें जो मेन इसका थीम है वो क्या है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है वो उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि उनके एटॉमिक वेट पे यानी एटॉमिक मास पे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का थीम है, उनका कंसेप्ट है। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो इस लॉ की बेस पे बना, और इसमें हमारी क्लासिफिकेशन के लिए यानी सॉरी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिफरेंट कॉलम्स और जो रोज़ हैं उनमें डिवाइड किया गया है। जो वर्टिकल जो वर्टिकल कॉलम्स आपको नज़र आते हैं वो हैं ग्रुप्स, और ये उनको फैमिलीज भी कहते हैं। और जो 7 हॉरिजेंटल रोज आपको नज़र आते हैं पीरियोडिक टेबल में वो पीरियड्स हैं। तो अब हॉरिजेंटली जितना हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर हम एक टेबल से ही समझ सकते हैं। एक टेबल में मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स बताती जाऊंगी और उसमें से आपने समझना है कि क्या कह रहे हैं ये एक्चुअली। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ तक आपने समझना था कि पीरियड्स और ग्रुप किसको कहते हैं। 8 टोटल ग्रुप्स होते हैं जो कि वर्टिकल कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजेंटल रोज हैं उनको पीरियड कहते हैं, जो कि 7 इन नंबर है। अब हम आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल से कि किस तरह से इनकी अरेंजमेंट हुई है, और हर एलिमेंट जो है वो कैसे डिपेंड करता है, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ एक से दूसरे एलिमेंट तक वो कैसे चेंज हो रही है। तो जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले रोज़ और कॉलम्स की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम फर्स्ट आपको जो नज़र आ रहा है, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम। तो लेफ़्ट से राइट तक जो आपको हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ ये दो नज़र आ रहे हैं, पहले पहले उसमें देखें तो ये हैं शॉर्टली हम इनको क्या कहते हैं कि ये रोज़ हैं। रोज़ यहाँ से लेफ़्ट से राइट होते जा रहे हैं। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन सेकेंड लाइन में आपको जो नज़र आ रहे हैं पूरा, ये भी रो है। इस तरह से जो रोज़ हैं इनको हम कहते हैं कि ये क्या हैं, ये पीरियड्स हैं। और जो ऊपर से आपको नीचे तक नज़र आ रहे हैं इन्हें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, ये सारे जो हैं सेजियम और फ्रैंकियम, ये सारे जो आपको टॉप से बॉटम तक नज़र आ रहे हैं। पहले में हाइड्रोजन का रो है, सॉरी पूरा एक कॉलम है, उसके बाद बेरिलियम का पूरा कॉलम है, देन उसके बाद इस साइड पे बोरान का पूरा कॉलम है, फिर कार्बन का नीचे की तरफ, ये सारे हैं ग्रुप्स। और क्योंकि ये कॉलम है तो ये ग्रुप्स हैं, और जो रोज़ थे वो सारे पीरियड्स थे। तो यहाँ पर अब हमने समझना है कि ये तो हो गई रो और यानी ग्रुप और पीरियड की बात। अब क्योंकि हमने इनको इस तरह से समझना है कि एक एक का यहाँ पर आपको टेबल में नज़र आ रहा है कि कलरिंग क्यों चेंज है, कलरिंग चेंज है, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने बताया है। सबसे पहले पहले अगर हम इसकी बात करें, जितने आपको ब्लैक उसमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, यानी पहले पहले अगर हम कॉलम में देखें, पहले पहले ग्रुप की बात हो रही है, तो इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है वो गैस है, वाइट जो है वो मेटलाइड होता है, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके सिवा पूरी ये जो एक कॉलम है ये है ब्लैक कलर में, और ब्लैक कलर में यहाँ आपको लिखा हुआ है अल्कली मेटल्स। ये सारे हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली कहा जाता है क्योंकि यानी कि अल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं जब रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ये तो पहले वाले की बात हो गई। उसके बाद अगर ब्लू कलर में देखें, सेकंड की बात यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। ये पूरा जो एक है ब्लू कलर में, इसको अगर हम स्टडी आउट करें तो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल।
यानी अर्थ से ये लिए जाते हैं, सेम ये एंड में अल्कली प्रोडक्ट देते हैं। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। दूसरा आपने ये याद रखना है कि स्टार्टिंग से जब ये स्टार्ट होते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। खैर ये करेक्टरिस्टिक्स आगे हम पढ़ेंगे तो आपको आराम आराम से समझ आएगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम जाएं, ये आपको जो यहाँ पर ये सारी एक सीरीज़ नज़र आ रही है ऑरेंज कलर में, इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये। और मेटल्स हैं, ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन इनको क्यों कहते हैं, अभी आगे जाकर हम ये सारा पढ़ेंगे कि किस तरह से अनस्टेबल यानी इनकी फॉर्म होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, करेक्टरिस्टिक्स इन्हीं की बेस पर इनकी बनती है। और अब अगर हम देखें तो बाकी जब जाते हैं येलो कलर में जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सारे, ये हैं, यहाँ आप देखें ये दूसरे मेटल्स हैं। क्योंकि अब हम जो राइट साइड पर सारे जा रहे हैं तो इनके करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं। तो ये है दूसरे मेटल्स। उसके बाद है वाइट कलर में जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये सारे, ये यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेटलाइड है। मेटलाइड वो होते हैं जिनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं कि ये नॉन मेटल्स हैं। क्योंकि जो लेफ़्ट साइड से हम जा रहे थे, यानी पहले और सेकंड जो ग्रुप है वहाँ से जब राइट साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं। मेटल से वो पहले अल्कलाइन, फिर अर्थ मेटल, और देन अब एंड में मेटलाइट थे दरमियान में, और उसके बाद हो गए बिल्कुल नॉन मेटल्स। तो ये है नॉन मेटल्स। इसके बाद वाले जो हैं, ये जो आपको ये वाले नज़र आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो डार्क पिंक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं हेलोजेंस, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये जिनके साथ भी रिएक्ट करते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और हाईली रिएक्टिव हैं। ये है इनकी करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ ये इनका मेंशन है हेलोजेंस का। उसके बाद है लास्ट ग्रुप, इसको अगर हम देखें ग्रीन कलर में, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा, नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज या ज़ीरो गैसेज इनको कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेबल हैं और ये रिएक्ट नहीं करते, एक फ़िक्स पोजीशन पे होते हैं। ये ना गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन ना लूज़ करते हैं, तो ये स्टेबल हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज कहा जाता है। ये तो था लिटिल बिट इनका इंट्रोडक्शन। अब इस पीरियोडिक टेबल में आपको जो नज़र आ रहा है बहुत कुछ है करने को, यानी कि कोई ऐसा सिंपल सा नहीं है कि आप कह दें कि ये पूरा हो गया है। नीचे आपको ये दो सीरीज़ एक तरह से नज़र आ रही होंगी, जो कि यहाँ पे एरो का निशान तो है इनके साथ, बट ये मेंशन नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं। ये यहाँ पर आपको एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, एक बेरिलियम के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे एक रुबिडियम के साथ है। ये है एक्टिनाइड और लेक्टिनाइड सीरीज़। ऊपर वाले लेक्टिनाइड सीरीज़ है और नीचे ऑरेंज वाले जो हैं ये एक्टिनाइड सीरीज़ है। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। हमने बात की थी कि पीरियोडिक टेबल में जो डिस्कवर नहीं हुए उनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी। तो यहाँ पर जो बेरिलियम है इससे आगे डिस्कवर हो गए थे ये वाले, यहाँ पर जो है लूटिडियम। लूटिडियम जो है ये डिस्कवर हो गया था, लेकिन इनके आप देखिए जो एटॉमिक नंबर हैं उनमें कितना डिफरेंस है। यहाँ पर आप नोट डाउन करें 56 एंड 71। तो 56 से आगे जो थे 57, 58, 59 वो भी डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए इनको अरेंज करके जब वो डिस्कवर हुए तो उनको यहाँ पर यानी बना दिया। लेक्टिनाइड सीरीज़ है और नीचे जो है वो एक्टिनाइड एक्टिनम है सारे। तो ये थी इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अब इनको अलग अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। एक ही रो और एक ही कॉलम में क्यों रखा है, क्योंकि वो एक ही रो में करेक्टरिस्टिक्स उनकी कुछ सेम है और कुछ एक एक कॉलम में सेम है करेक्टरिस्टिक्स, इस तरह से इनको रखा गया है। अब पीरियोडिक टेबल में एक और डिस्ट्रीब्यूशन आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझनी है, जिनको हम कहते हैं SPDF ब्लॉक। यानी कुछ ब्लॉक्स में यहाँ पर इनको अरेंज किया गया है ताकि आपको समझ आए। पहले तो जो है राइट वाले, यानी ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, पहला और सेकंड जो ग्रुप है, इनको यहाँ पर बताया गया है कि ये कौन से हैं। ये है S ब्लॉक, इनको कहते हैं S ब्लॉक। अब S ब्लॉक क्यों है ये आगे जाकर पढ़ेंगे कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S शेल में आते हैं, इसलिए इनको S ब्लॉक कहते हैं, यानी S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट टू की बात हो रही है, इन दोनों की, ये सारे। उसके बाद है सेकंड
सेकंड की अगर हम इनकी बात करें, इनकी बात करें तो ये सारे जो हैं ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं किन में, डी ब्लॉक में। उसके बाद पी ब्लॉक आता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक सबसे चेंज होती है तो इसलिए इनको अलग रखा गया है। इसके बाद है पर पी ब्लॉक को हम समझते हैं जो कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स या दूसरे मेटल्स होते हैं, मेटलाइड वगैरह, इनको कहते हैं। ये सारा जो है ये पी ब्लॉक है। और यहाँ पर आखिर में है वो हेलोजेंस तक ये सारे पी ब्लॉक हैं, और ये एंड वाले हमने ऑलरेडी बता दिया था कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद जो एफ ब्लॉक है वो कौन से आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं ये वाले लेक्टिनाइड और एक्टिनाइड्स, ये सारे आते हैं एफ ब्लॉक में, यहाँ पर इस तरह से। तो ये हुए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ रफली डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन एस पी डी ब्लॉक में, एस पी डी एफ ब्लॉक में रखने का ये है इनकी बात, यानी जो मेन बात है क्यों ऐसे रखा गया है, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं, क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस शेल में उनके आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ब्लॉक के पी में आते हैं, डी ब्लॉक के डी में आते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एफ ब्लॉक के जो हैं वो एफ में आते हैं। रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं उनकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोनाइट एक्टिनाइट की। तो ये थी इनकी रफली डिस्ट्रीब्यूशन। पीरियोडिक टेबल में अभी बहुत कुछ है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर हम इनको पढ़ें, कल इसका हाफ और पढ़ेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो मैंने अभी आपको समझाया है ये आपको क्लियर हो गया तो आपको इनके रिलेटेड सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाएंगी। हमने पढ़ा, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कैसे आया हमारे पास पीरियोडिक टेबल, सब कुछ। उसके बाद ये है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, रो एंड कॉलम क्या होते हैं, पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ पीरियड और ग्रुप हैं। उसके बाद ये कलरिंग किस वजह से है, क्यों है, जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी तीसरी, इनमें अल्कली मेटल कौन से है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, वो हमने पढ़े। उसके बाद एस पी डी एफ ब्लॉक की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों है, किस बेस पे है, वो है। लेक्टिनाइट एक्टिनाइट को यहाँ अलहदा क्यों रखा गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद इनर्ट गैसेस जो है सबसे एंड में क्यों है और वो किसी ब्लॉक में नहीं आते, उनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है वो क्यों है, और ये हमने बेसिकली पढ़ा। इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अब पीरियोडिसिटी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, यानी हम अगर टॉप टू बॉटम जाएं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं, कौन सी पॉजिटिवली चेंज होती हैं, किस पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, और जो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं पीरियोडिक टेबल में तो क्या अफेक्ट होता है। आपने यहाँ नोट किया होगा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हमने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी बेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसी पीरियोडिक टेबल से कल मैं आपको इंशाल्लाह इनकी प्रॉपर्टीज समझाऊंगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपको समझ आ गया तो आपको एक नहीं बल्कि आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री समझ आ गई, क्योंकि क्लास 9 की केमिस्ट्री के 4 चैप्टर आप इसी पीरियोडिक टेबल को समझ के सारे जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।